हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज जो है चैप्टर जो है वो हिस्ट्री का जो है 12th का हिस्ट्री, वो प्रथम हिस्ट्री है, यानी पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है ये। तो इसमें जो पार्ट 1 पढ़ा चुके हैं और ये पार्ट 2 है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 अगर नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस प्ले लिस्ट में वीडियो डला हुआ है। इसमें हम जो स्टार्ट किया था पढ़ाने के लिए, जो वो ईंट, मनके तथा अस्तिया के बारे में है। जो इस चैप्टर का क्या नाम है, हड़प्पा सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, वो हम बता चुके हैं पार्ट 1 में। अगर नहीं देखे तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो आज जो है, कल जो है हम बता दिए थे, उत्खनन तक बताए थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे उत्खनन तक हम पढ़ाए थे। उत्खनन से आप क्या समझते हैं? और उत्खनन से यहाँ पे बहुत सारे स्थल मिले थे, अन्य स्थल सब मिले थे, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनहुड्डो है ना, लोथल, कालीबंगा, रोपड़ है ना, रंगपुर, ये सारा जो है स्थल जो है वो मिले थे। तो ये सारा स्थल के बारे में तो चर्चा अभी नहीं करेंगे, बट ये सारा जो है स्थल आप लोग को जो है PDF यानी नोट में आप लोग को मिल जाएगा। नोट्स में हम सारा करवा देंगे, क्वेश्चन आंसर में करवा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में दिक्कत हो गया जिसके कारण नहीं ला पाए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे, जो अगर आप लोग अगर इस इंस्टीट्यूट से नहीं जुड़े हुए हैं, इस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अयोध्या बैच से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को जो विशेष सुविधाएं जो मिलेगी वो क्या है, लाइव क्लास है, वीडियो क्लास, उसके बाद डाउट्स क्लास सारा उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद स्पेशल PDF नोट्स आप लोग को मिलेगी। यहाँ पे जो हम पैनल PDF है, पैनल PDF जो राइट करेंगे वो भी आप लोग को मिलेगी। उसके बाद क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन होगा, वीकली टेस्ट सीरीज, 2 तरह से टेस्ट होगा आप लोग का, लाइव टेस्ट होगा और एक टेलीग्राम पे टेस्ट होगा, अगर आप लोग जुड़ जा रहे हैं तो। और हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है लिंक व्हाट्सएप का, वहां से आप जुड़ सकते हैं। अगर वहां पे अगर फील्ड बता रहा है, अगर जुड़ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अगर दिक्कत हो रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये 2 नंबर दिया गया है, इस दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप जुड़ सकते हैं, इस इंस्टीट्यूट से, इस अयोध्या बैच से जुड़ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता हम बता दिए थे, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। तो आज जो है हड़प्पा सभ्यता, यानी हम बोले थे बहुत सारे स्थल मिले थे, तो सबसे पहले हम हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख विशेषताएं जो है वो हम देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा प्रमुख विशेषता नगर है। नगर योजना, यानी योजना के ऊपर बनाया गया था नगर को। नगर को एक विस्तृत रूप से बनाया गया था नगर। हड़प्पा सभ्यता, देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो हम लिखेंगे या तो सिंधु घाटी सभ्यता लिख सकते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता लिख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विश्व प्रसिद्ध थे। यानी योजना के लिए एक विश्व में प्रसिद्ध थे। यहाँ के नगर है ना सुनियोजित ढंग से यानी बढ़िया ढंग से बने हैं, जिसकी सड़कें समकोण पर काटती है। जिसके सड़क जो है किस पे काटती है, समकोण पर काटती है। नगर 2 भागों में विभक्त है। ये जो नगर है वो कितने भागों में, 2 भागों में विभक्त है। नगर का एक हिस्सा उठा हुआ था जिसे दुर्ग कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। आप लोग को ये याद रखना पड़ेगा, जिसे क्या कहते हैं, दुर्ग कहते हैं। जहां शासक वर्ग जो होता है, शासक वर्ग रहा करते थे, जबकि निचला हिस्सा आम जनता के लिए होता था। आप लोगों को दिखा रहे हैं हम, देखिए ये जो है, ये वाला जो हिस्सा है ये है दुर्ग, ये है दुर्ग, यानी ये ऊपर वाले हिस्सा है। ये जो हिस्सा है वो ऊपर वाले हिस्सा है, और ये जो नीचे वाले हिस्सा है यहाँ पे आम जनता रहते थे। नॉर्मल इंसान जो है वो यहाँ पे रहते थे। ऊपर वाले हिस्सा में जो है इंपोर्टेंट पर्सन रहते थे, है ना। कहने का मतलब जो शासक होते थे, राजा होते थे, जैसे पुरोहित राजा, आप कह सकते, पुरोहित राजा जो है मतलब दुर्ग में रहते थे, मतलब उच्च स्थल पे रहते थे। तो उच्च स्थल को क्या कहा जाता है, दुर्ग कहा जाता है। चलिए उसके बाद भवन निर्माण, पहला नगर योजना था। अब दूसरा ये प्रमुख विशेषता हड़प्पा सभ्यता का क्या है, तो भवन निर्माण है। सिंधु सभ्यता के प्रत्येक भवन में जो रसोई घर, उसके बाद स्नान घर, रसोई घर, स्नान घर, आंगन तथा
शौचालय घर तथा शौचालय घर की व्यवस्था थी। अभी देखिए यहाँ पे, वहां पे जो भी भवन निर्माण थे, यानी भवन जो बने हुए थे, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता के प्रत्येक भवन में रसोई घर थे, स्नान घर था, उसके बाद आंगन तथा शौचालय घर की व्यवस्था थी। अभी देखिए वहां पे उस समय की बात कर रहे हैं, अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, तो उस समय शौचालय घर हुआ करता था। अभी भी बहुत घरों में यानी भवन में अभी के समय में अगर बात कर लिया जाए तो नहीं होगा, वो सब है ना बाहर जाते होंगे। अब जैसे बड़ बुजुर्ग, जैसे देख सकते हैं बड़ बुजुर्ग है ना, जो वो क्या बोलते हैं, मतलब ये सब अच्छा नहीं है, मतलब तो ये हमारे अभी तो ज्यादातर चले आए हैं, सभी के घर में बने हुए हैं, क्योंकि मोदी जो है अपना योजना, शौचालय योजना निकाल करके सभी के घर में लगवा दिए हैं, है ना, जिसके कारण तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त ईंटें जो थे वो 4:2:1 में थी। भवन 1 मंजिले और 2 मंजिले होते थे, और सिंधु सभ्यता की खिड़की सड़क की ओर नहीं खुलती थी। अभी देखिए उस समय के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मतलब बेसिक से मतलब वो जो है अपने पॉल्यूशन पे ज्यादातर ध्यान देते थे, जिसके कारण वो जो है रोड के साइड में वो क्या मतलब सड़क, ये खिड़की जो है वो नहीं खोलते थे रोड के साइड में, यानी सड़क की ओर। आप देख रहे हैं जैसे आप देख रहे हैं कोई मतलब फैक्ट्री है ना, कोई फैक्ट्री अगर, तो वो हड़प्पा सभ्यता के बाहर स्थल में हुआ करते थे, मतलब उसको अंदर में नहीं लगाया जाता था फैक्ट्री को, प्रदूषण को देखते हुए। अभी तो जहां तहां फैक्ट्री लगा देते हैं, है ना, फैक्ट्री के लिए तो पेड़ पौधा वन को भी काट देते हैं अगर काटना पड़ता है तो। उसके बाद तीसरा जो है वो सड़क व्यवस्था है। तीसरा क्या है, पहला नगर योजना, दूसरा भवन निर्माण, और तीसरा जो है वो क्या है, सड़क की व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता की सड़कें चौड़ी एवं समतल बनाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो सड़क थे वो चौड़ी एवं समतल बनाई गई थी, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो एक दूसरे को क्या चीज पे, समकोण पे काटती थी। कहने का मतलब इस तरह से रोड हुआ करते थे और इसको समकोण पे यानी काटा जाता था, इस तरह से रोड हुआ करते, जिनसे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था। सड़कें मिट्टी की बनी थी। सड़कें जो थे वो क्या चीज के बने हुए थे, आप देख रहे हैं यहाँ पे मिट्टी के बने हुए सड़क है। ये जो सड़क है क्या चीज के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। उसके बाद एवं इनकी सफाई की समुचित है जो मतलब व्यवस्था थी। गलियां भी खुली तथा चौड़ी थी। गली जो है वो खुली तथा चौड़ी, मतलब अभी जो है अपनी जमीन के लिए लड़ उठते हैं, है ना। उसके बाद गली जो है एकदम छोटे से छोड़ते हैं। उस समय की बात अगर कर ले तो गली जो है एकदम चौड़ी हुआ करते थे, है ना। और कूड़ा है ना इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। एक अंतराल पे, कहने का तो एक सड़क का एक चौराहा जो होता है उस पे क्या करते थे, मतलब गड्ढा खोदे जाते थे, अथवा कूड़ेदान रखे जाते थे। वहां पे मतलब कूड़ेदान रखे जाते थे जिसमें जो कहीं भी कूड़ा कचरा हो उसको उठा करके उसमें अपलोड कर दिया जाता था। उसके बाद जल निकासी प्रणाली के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना की एक और प्रमुख विशेषता यहाँ की प्रभावशाली जल निकासी प्रणाली थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं व स्नानागार होते थे। निजी कुएं हुआ करते थे सभी के घर में, और स्नानागार हुआ करते थे। भवन के कमरों, उसके बाद रसोई, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन की छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नाली में आता था। मतलब जो भी मतलब वहां पे भवन जो होते थे, भवन में रसोई घर हुआ करते थे, शौचालय हुआ करते थे, स्नानागार हुआ करते थे, उन सभी का जो पानी निकासी होता था वो छोटे छोटे नालियों से निकल करके गली की नाली को मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। मतलब रोड के साइड में जो नालियां रहते थे उस नाली से अटैच किया गया था, यानी जोड़ा गया था। मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थरों तथा शिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। मतलब उस समय की बात अगर कर ले तो इतने मतलब खूबसूरत मतलब नगर थे हड़प्पा सभ्यता, जो वहां पे जो रोड के साइड में जो नाली बने हुए थे उसको पत्थर या फिर शिला जिसको हम बोल सकते हैं उससे उसको क्या करते थे, मतलब ढक के रखते थे। और अभी क्या है, अभी तो बहुत कम ही जगह पे आपको देखने को मिलेगा जो वहां पे नाली जो है ढका हुआ है, नहीं तो सभी जगह आप लोगों को दिखेगा जो नाली खुला हुआ है ना। नाली खुला हुआ आप लोग को नजर में आएगा। नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट जो है, नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में
मेन होल भी बनाए गए थे जो एक तरह से क्या कर सके, एक बार में वो साफ हो सके। नालियों की इस प्रकार की अद्भुत विशेषता किसी अन्य समकालीन नगर में देखने को नहीं मिलती है। मतलब जैसी विशेषताएं यहाँ पे थी, सुविधाएं थी, यहाँ पे अद्भुत नमूना देखने को मिला हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी प्रणाली के बारे में, वैसी जो है वैसी समकालीन किसी कोई अन्य सभ्यता में नहीं मिली देखने को। देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि ये जो है नालियां जो बनी हुई है, ये जो है ये रोड के, ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये छोटे छोटे, यहाँ पे जैसे ये रूम हुआ करते थे, अभी तो खंडर हो गया है या टूट गया है, ये मतलब घर हुआ करते थे, और घर के साइड से जैसे नालियां जो है ये आप देख रहे हैं, इस नालिये के द्वारा होकर के और जैसे रोड के साइड में बड़े नालियों से उसको अटैच किया गया था, यानी जोड़ा गया था। उसके बाद स्नानागार के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार जो 39 फुट है ना, जो 11.88 मीटर लंबा और 25 फुट जो 7.01 मीटर चौड़ा एवं 8 फुट 2.44 मीटर गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की, इसमें उतरने के लिए जो है उत्तर एवं दक्षिण की ओर से सीढ़ियां बनी है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों से बना है। स्नानागार का जो फर्श है वो क्या चीज से बना हुआ है? पक्की ईंटों से बना हुआ है। संभवतः इस विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। स्नानागार के चारों ओर कमरे तथा बरामदे थे। जल के निकास की भी व्यवस्था थी एवं मतलब पुराने जो गंदे जल होते हैं उसको निकालने की भी व्यवस्था थी एवं स्वच्छ पानी को, यानी अच्छे जल को, स्वच्छ पानी को कुएं द्वारा स्नानागार में लाया जाता था। तो ये जो है मतलब स्नानागार जो है किस मतलब विशेष तरह से मतलब धार्मिक अवसरों पर इसको यूज किया जाता था और ये बहुत ही अद्भुत थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक तरह से क्या है, ये स्नानागार है। ये एक तरह से आप नहीं बोल सकते, पोखरी भी जैसे बोल सकते हैं अपने लोग के लैंग्वेज में, क्या डायलेक्ट भाषा में आप लोग पोखरी उसको बोल सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक तरह से ये पोखरी है ना, यानी स्नानागार है ये। और इसमें देखिए यहाँ से सीढ़ी दिया गया है उतरने के लिए, यहाँ से इधर से सीढ़ी दिया गया है, उसके बाद इधर से सीढ़ी दिया गया है, यहाँ से आप लोग देख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ से भी सीढ़ी दिया गया है उसमें उतरने के लिए। तो ये जो है धार्मिक अवसरों पे नहाने के लिए किया गया है। तो इसका जो टोटल जो आप लोग को अभी हम दिखाए हैं, जो यहाँ पे 39 फुट जो है वो क्या है, लंबा है और 25 फुट क्या है, चौड़ा है। तो आप ये आप लिख सकते हैं, समझ गए ना। तो अगर पूछ दे स्नानागार से आप क्या समझते हैं तो आप इसको ये लिखना पड़ेगा। उसके बाद अन्नागार के बारे में अगर बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। हड़प्पा के दुर्ग में भी 12 धन्य कोठार खोजे गए हैं। मतलब 12 धन्य जो कोठार है वो खोजे गए हैं और ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है और ये 2 कतारों में बटे हुए हैं। वो भी उसमें भी कितने कतार है, 6-6 कतार है, यानी अन्न रखने के लिए कोठार को बनाया गया था, यानी कोठा एक तरह से। उसके बाद एवं प्रत्येक का आकार जो क्या है, ये धान्य क्या है, कोठार ईंटों के चबूतरों पर है, यानी ईंटों के जो है चबूतरा पे बनाया गया था इस कोठार को। एवं प्रत्येक का आकार जो है वो 15.23 मीटर गुने 6.0 है ना 9 मीटर है। अन्नागार में हवा जाने की व्यवस्था थी, यानी अन्नागार में हवा जाने की एक विशेष जो है व्यवस्था की गई थी। अन्नागार का सुदृढ़ आकार प्रकार हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इनमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। मतलब इस तरह से बनाया गया था जो एक बार में उस कोठार में जो है अन्न भरा जा सके। आप देख रहे हैं इसको जो है 2 भागों में बांटा गया, यानी 2 कतार में बांटा गया है और दोनों में कितना है, 6-6 है। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी वैसा ही है, दोनों साइड में जो है 6-6 करके है, 6-6 है और ये 2 कतार में बटा हुआ है, एक वो साइड है और एक ये साइड। ये सारा अभी क्या हो गया, टूट गया है इसलिए। उसके बाद आर्थिक जीवन,
आर्थिक जीवन यहाँ के जो मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो लोग जो थे उसका जो मतलब आर्थिक जीवन था वो कैसा था। तो कृषि यानी एग्रीकल्चर है ना, कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मूल्य आधार थी। देखिए सबसे प्रथम जो व्यवसाय जो होते हैं वो कृषि ही होते हैं, चाहे वो किसी का भी हो, नगर हो या फिर ग्रामीण हो, किसी का भी हो, उसका जो प्राथमिक जो होता है वो क्या होता है, कृषि ही होता है। कृषि हड़प्पा सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का है ना मूल आधार थी। खेतों की उर्वरता के कारण यहाँ अनाज की कमी नहीं थी, मतलब उर्वरता के कारण ऐसा होता है ना जो कहीं पे अनाज कमी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। अनाज रखने के लिए भंडार गृह थे, मतलब अनाज रखने के लिए एक भंडार, एक घर थे यानी गृह थे। सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती आरंभ की, यानी कपास की खेती जो स्टार्ट किए थे वो हड़प्पा वासी लोगों ने ही की थी सर्वप्रथम। मेसोपोटामिया में यहीं से कपास मतलब जाता था, यहीं से जो है कपास जाते थे मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया सभ्यता में कपास जो है वो कहाँ से जाते थे, तो हड़प्पा सभ्यता से जाते थे। आप लोग को याद रखना पड़ेगा, जिसे वे सिंधु नाम से उच्चारित करते थे। यानी मेसोपोटामिया के लोग जो थे वो कपास को किस नाम से जानते थे, तो सिंधु नाम से जानते थे। क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता से जाते थे ना, इसलिए इसे सिंधु कहा जाने लगा। और यूनानी लोग जो है, यूनानी लोग ने कपास को सिंडन कहा है। कपास को क्या कहा है? सिंडन कहा है। और मेसोपोटामिया जो है कपास को जो है महुआ भी कहा था, महुआ भी कहते थे कपास को। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख खाद्यान्न जो थे वो क्या थे, तो गेहूं थे और जौ थे। लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। अब देखिए आप लोग को देखिए यहाँ पे लोथल एवं रंगपुर से ही क्या जो है बाजरा की खेती की साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर, उसके बाद तिल की खेती के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा में क्या क्या चीज के साक्ष्य मिलते हैं, तो मटर के मिलते हैं, उसके बाद तिल की साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद फलों के बारे में अगर बात कर लिया जाए तो फलों में जैसे आप देख रहे हैं केला हो गए, उसके बाद नारियल, खजूर, अनार, नींबू एवं तरबूज आदि के उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं। ये सभी जो है ये फल है। फल में जैसे आप देख रहे हैं केला, नारियल, खजूर, अनार है ना, ये सब तरबूज आदि, ये सब जो उत्पाद जो है वो कहाँ हुए थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए थे। उसके बाद मटर एवं तिलहन ये सब। उसके बाद पशुपालन के बारे में अगर देख ले, हड़प्पा सभ्यता में जो पशुपालन करते थे, तो कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था का आधार जो है वो पशुपालन भी था। यानी ऐसा नहीं है कि जो केवल कृषि करके ही वो अर्थव्यवस्था अपना मजबूत कर लेते हैं, इनका अर्थव्यवस्था के पीछे पशुपालन भी था। इस तथ्य के भी तात्पर्य साक्ष्य मिलते हैं कि गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, उसके बाद गधा एवं ऊंट इनके प्रमुख पालतू जानवर थे। इनके जो हड़प्पा वासियों के जो पालतू जानवर जो थे वो क्या थे, गाय थे, उसके बाद बैल, भेड़ हो गए, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा एवं ऊंट। कुत्ता शिकार के काम भी आता था, कुत्ता जो है शिकार के काम भी आता था। इनके अलावा हो गए बिल्ली, बंदर, खरगोश, इनके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू एवं हंस आदि के चित्र भी यहाँ प्राप्त मूर्तियों, खिलौनों एवं मोहरों पर मिलते हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये मोहर सब पे ये सब, इन सभी का मतलब है चित्र जो है वो मिलता है। तो इससे पता चलता है क्या जो ये सभी वहां पे प्राप्त होते थे। उसके बाद शिल्प तथा उद्योग धंधे के बारे में बात करें जाए तो विविध प्रकार के जो है शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान था। खुदाई में चुनहुड्डो में एक कारखाना मिला, जहां पर हार में पिरोने वाले दानों का उत्पादन होता था। उसके बाद कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बनाते हुए चाक का प्रयोग करते थे। अभी भी जो है मतलब वो चाक का प्रयोग करते हैं। तो वहां पे जो है कुंभकार के लोग जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए क्या चीज का प्रयोग करते थे, चाक का प्रयोग करते थे। इसके अतिरिक्त हाथ से भी सामग्री बनाते थे। उसके बाद मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी पता चलता है। अब देखिए जहां पे कुंभकार रहेंगे वहां पे तो उसका तो मोहल्ला तो रहेगा ही रहेगा।
उसके बाद स्वर्णकारों का व्यवसाय भी उन्नत व्यवस्था में था, यानी वहां पे सोना का जो भी व्यापार था वो भी बहुत ही उन्नत में थे। आभूषणों के निर्माण में उन्होंने काफी निपुणता प्राप्त की थी। वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, यानी ऐसा नहीं है कि केवल चांदी पहनने के लिए बर्तन भी यूज करते थे चांदी का। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है जो चांदी के आभूषण के साथ साथ वो बर्तन भी बनाते थे, जैसे शंख, उसका सीप, घोंगा, है ना, हाथी दांत से उपकरणों का निर्माण करना वे जानते थे। तांबे तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। तो ये सभी जो है मतलब यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से साक्ष्य मिले हैं, जो इस तरह से पता चलता है जो कांसे का, और सबसे ज्यादा ये कांसे का प्रयोग करते थे, इसलिए इसे कांस युग भी कहा गया है। चलिए आगे जो है खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण क्या है बहुताई में प्राप्त हुए हैं, यानी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त हुए हैं। इनमें घरेलू तथा कृषि संबंधित उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, उसके बाद कराही तथा प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखता से मिलती हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो गए आभूषण हो गए, तो ये आभूषण सब वहां पे मिले थे। उसके बाद एक मुहर जो है, जैसे मुहर पे आप लोग देख सकते हैं जैसे बैल का जैसे चिन्ह है ना। उसके बाद ये सब जो है बाट है, और बाट जो है यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में जो कौन सा बाट यूज किया गया था, तो 16 किलो का बाट ये सब यूज किया था, लगभग में सबसे अधिक मात्रा में 16 किलो का बाट यूज किया गया था। तो ये सब जो है जैसे आप देख रहे हैं मृत भांड, तो ये सब जो यूज करते थे ये सब, है ना। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे ये अबतल चक्की है, तो इससे पता चलता है जो लोढ़वा सिलौटा है, ये आप लोग आप बोलते होंगे अभी जो लोढ़ा सिलौटा का जो लोढ़ी सिलौटी जो होता है वो थोड़ा सा है ना, ये जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग भी यूज करते होंगे, आप लोग के भी घर में होंगे, है ना। तो इसको लोढ़ी और सिलौटी बोला जाता है ना, लोढ़ा सिलौटा जो हो। उसके बाद ये जो है चलिए ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं धातु के औजार भी है, यहाँ पे धातु के औजार भी है कुछ। उसके बाद व्यापार तथा वाणिज्य जो है इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो ही व्यापार के प्रसिद्ध केंद्र थे। यानी व्यापार के जो प्रसिद्ध केंद्र थे वो कौन कौन से स्थल थे, तो हड़प्पा थे और मोहनजोदड़ो थे। व्यापार है ना प्रमुखतः जल मार्ग द्वारा होता था, व्यापार जो थे वो जल मार्ग द्वारा होते थे, किंतु थल मार्ग से भी वे परिचित थे, मतलब वो थल मार्ग से भी व्यापार करना जानते थे। सिक्कों का प्रचलन न होने के कारण संभवतः वस्तु विनिमय के माध्यम से व्यापार होता था। यानी वस्तु विनिमय आप लोग जानते होंगे, 10 में आप लोग पढ़े होंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। अगर उस समय कहने का मतलब मुद्रा का प्रचलन नहीं था, और जब मुद्रा का प्रचलन नहीं होता है तो फिर कोई सामान अगर खरीदने के लिए जाइएगा तो मुद्रा की आवश्यकता है, लेकिन अगर नहीं है तो क्या करिएगा, तो वस्तु विनिमय प्रणाली करिएगा, है ना। यानी आपको जो आवश्यकता है आप लीजिएगा, अगर उसको जो आवश्यकता है उसे दीजिएगा। और ये वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत अनेक प्रकार की कठिनाई है, और इस कठिनाई को सॉल्व कैसे किया जाता है, ऐसे मतलब 10 में क्वेश्चन पूछा जाता है ये सब। तो फिर यहाँ पे वही बात है जो मतलब उस समय जो मुद्रा का प्रचलन नहीं होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली ही होते थे। उसके बाद सेंधववासी है ना तोल के लिए विभिन्न बाटों का प्रयोग करते थे, जिनमें से 1, 2, 4 है ना, 1, 2, 4 है ना, 8, 16, 32 एवं 64 का अनुपात होता था। सर्वाधिक प्रयोग में 16 किलो के वाट, सर्वाधिक जो है प्रयोग वो किया गया था, 16 किलो का वाट का प्रयोग करते थे वो। हाँ वही 16 इकाई इस तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। 16 इकाई यानी किलो ही होता है, 16 किलो का ये अनुमान की तरह होता है। जैसे आप लोग नहीं जानते तो पत्थर उठा के ले आते बोलते ये 5 किलो का है ना। हम लोग अब अभी जो जमाना आ गया ऐसा, जो अगर नहीं विश्वास करते तुरंत दूसरे पे तोलवाते हैं, है ना। अभी तो जैसे सबसे ज्यादा अगर घटा अगर सामान देता है तो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, जहाँ पे मतलब सरकारी राशन मिलता है, कोटा है ना। कोटा में तो मतलब जो सामान जो मिलता है उसमें अधिकतर घटित मिलता है कि नहीं। वहां पे कहने का तोल ठीक से नहीं होता है। उसके बाद वाह व्यापार के बारे में अगर बात करें जाए, बाहरी व्यापार के बारे में अगर बात करें जाए तो संभवतः जल मार्ग द्वारा ही किया जाता होगा, जल मार्ग द्वारा ही किया जाता होगा। लोथल जैसे गुजरात से है ना, गोदीबाड़ा है ना, गोदीबाड़ा जिसको बंदरगाह होने के प्रमाण मिलते हैं। देखिए लोथल में मिले हैं क्या, बंदरगाह मिले हैं, और ये लोथल कहाँ, गुजरात में। जैसे मिस्र, उसके बाद सुमेर है ना, कीट, मेसोपोटामिया तथा बेबीलोन आदि
देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के पर्याप्त क्या है, यहाँ पे लोथल बंदरगाह साक्ष्य मिलते हैं। मेसोपोटामिया से प्राप्त सिंधु सभ्यता संबंधित अभिलेखों से इसका नाम जो है वो क्या है, मेलुहा है, मेलुहा मिलता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो है ये बंदरगाह है, ये क्या है, बंदरगाह है लोथल का। अब देखिए ये जो है जल मार्ग है, इसी जल मार्ग के द्वारा लोथल में क्या होते हैं, व्यापार होते हैं, और ये सिर्फ बाह्य व्यापार है, ये समझ गए। तो इसी द्वारा है ना, जैसे मिस्र से सुमेर है ना, उसके बाद क्रीट, मेसोपोटामिया, बेबीलोन, इन सभी से क्या होते हैं, मतलब व्यापार होते हैं इसी जल मार्ग के द्वारा। चलिए ठीक है। उसके बाद सामाजिक जीवन है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। चलिए ठीक है। अब ये क्या है, सामाजिक जीवन, हड़प्पा सभ्यता का जो सामाजिक है उसका जीवन कैसा था। तो देखिए यहाँ पे उत्खनन में प्राप्त बहुसंख्यक जो है नारी मूर्ति की प्राप्ति से संकेत मिलता है, मतलब अधिक मात्रा में, बहुत ज्यादा संख्या में नारी मूर्ति की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार क्या था, मातृसत्तात्मक था, यानी एक तरह से स्वतंत्र कह सकते हैं। मातृक क्या था, स्वतात्मक था। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। हड़प्पा वासी जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। खुदाई से प्राप्त सुइयों के जो है अवशेष संकेत देते हैं कि ये लोग सिले वस्त्र पहनते थे। ये लोग एक कैसा वस्त्र पहनते थे, सिले वस्त्र पहनते थे। ये कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, ये ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सुई का साक्ष्य मिला है, और जहां पे सुई का साक्ष्य मिलेगा पता चलेगा जो सिलना के काम कर रहा है यहाँ पे, है ना, सिलने का काम कर रहा है। केस विन्यास यानी प्रचलित था, केस विन्यास जो है वहां पे प्रचलित थे, यानी स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल जो है तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। अब देखिए यहाँ पे जो है मतलब महिला जो है वो मतलब जूड़ा बांधते थे, यानी केस बांधते थे, अभी भी बांधते हैं, है ना। उस समय में भी हड़प्पा सभ्यता के वासी जो स्त्री थे वो सभी क्या करते थे, जूड़ा बांधते थे यानी केस बांधते थे, और पुरुष जो है वो लंबे लंबे बाल है ना, मोछ है ना, उसका दाढ़ी रखते थे। उसके बाद इस सभ्यता के लोग आभूषणों के शौकीन थे, आभूषण को जो है बहुत ही शौकीन थे। विभिन्न प्रकार के आभूषण है ना, कंठहार, उसके बाद कर्णफूल, हसूली जो होता है हसूली, उसके बाद भुजबंद, उसके बाद कड़ा हो गया, अंगूठी, उसके बाद करधनी आदि पहने जाते थे। ये सारा आभूषण जो है वो पहनते थे। उसके बाद ऐसा नहीं है जो मतलब केवल स्त्री पहनते थे, माना जा सकता है जो पुरुष भी पहनते थे, क्योंकि अभी देखते होंगे ज्यादातर पुरुष जब जो है आजकल क्या है, पुरुष सभी मतलब नाक कान छेदवा लिए हैं, है ना, नाक कान छेदवा करके स्टाइल मारते हैं फालतू के, सोना चांदी पहन करके जो भी हो। उसके बाद श्रृंगार प्रधान के भी हड़प्पा वासी शौकीन थे, मतलब श्रृंगार प्रसाधन है ना, श्रृंगार प्रसाधन के भी हड़प्पा वासी शौकीन थे, जैसे शीशे, कंघे तथा तांबे के क्या दर्पण का प्रयोग करते थे, है ना, क्या क्या चीज का है ना, शीशे, कंघे है ना, एवं तांबे के बर्तन का प्रयोग करते थे। उसके चुनहुडों से लिपस्टिक के अस्तित्व का भी संकेत मिलता है। देखिए चुनहुडों से लिपस्टिक का भी साक्ष्य मिलता है। इनके आभूषण बहुमूल्य पत्थरों है ना, हाथी दांत, उसके बाद हड्डी एवं शंख आदि के बनते थे। मतलब यहाँ के जो आभूषण थे वो किस चीज से बनते थे, तो पत्थरों से बनते थे, हाथी दांत, हड्डी एवं शंख से बनते थे। मिट्टी एवं धातुओं से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का जो प्रयोग करते थे, मिट्टी से बने हुए बर्तन है ना, मिट्टी से एकदम धातुओं से बने हुए, कांसे से बने हुए बर्तन का भी प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने मिले हैं, सिंधु घाटी में जो बहुत सारे खिलौने मिले हैं, एक बैल है ना, एक बैल और एक हाथी मिला है, एक बैल और एक हाथी मिला है। सिंधु घाटी में बहुत सारे खिलौने जो है वो मिले हैं, एक बैल, एक हाथी मिला है। यहाँ प्राप्त नर्तकी की मूर्ति से संकेत मिलता है कि नृत्य भी मनोरंजन का क्या प्रिय साधन रहा होगा। यानी देख रहे हैं ये जो मूर्ति जो है ये नर्तक यानी डांस करती हुई स्त्री की जो मूर्ति है वो मिली है, इससे पता
किया जा सकता है, जो ये मतलब क्या करते थे, मतलब मनोरंजन के लिए, ये जो है इनका मनोरंजन साधन है, ये डांस करते थे यानी मनोरंजन दिलाते थे सभी को। उसके बाद गाने बजाने के भी ये शौकीन थे, मतलब गाना बजाना में भी ये बहुत सारे क्या थे, शौकीन थे। आप देख रहे हैं ये सब खिलौना है और ये मिट्टी से बना हुआ खिलौना है, ये मृत भांड है यानी मटका है, देख रहे हैं यहाँ ये सब कुछ धातु का है ये, और ये पत्थरों सब का है ये सब, देख रहे हैं यहाँ पे औजार सब है कुछ। उसके बाद ये जो हो गए मतलब आभूषण हो गए, तो इन सब का प्रयोग वो सब करते थे। उसके बाद धार्मिक जीवन, तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। धार्मिक जीवन इन लोगों का कैसा था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा, मतलब स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे दिखाई दे रहे हैं आप लोग को, तो इस सब के बारे में अब कल डिटेल्स में जानेंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही रहने दीजिए। आज का जो है क्लास इतना ही रहने दीजिए। अब देखिए आप लोग अगर इस बैच से अगर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप लोग फटाफट इस बैच से जुड़ जाइए, योद्धा एकेडमी से जुड़ जाइए फटाफट, सॉरी योद्धा बैच से जुड़ जाइए आप लोग। ये जो है मतलब यहाँ पे जो आप लोग को जो विशेष सुविधाएं जो मिलेगी वो लाइव क्लास, वीडियो क्लास, डॉट क्लास, ये सब सारा आप लोग को जो है ये मिलेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।